नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो वो ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी दूसरे केमिकल के नेचर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। बहुत से हम लोगों ने इंडिकेटर्स को पढ़ा था। लिटमस था, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन था, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन था, टर्मरिक था, है ना। तो ये सब क्या करते थे? ये सिर्फ और सिर्फ नेचर बताते थे। जैसे सपोज टर्मरिक है, तो टर्मरिक को अगर हम लोग एसिड के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो टर्मरिक येलो कलर का होता है। एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। बट जैसे ये बेस के कांटेक्ट में आता है ये येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है ना। एग्जाम्पल लाइक लेमन। लेमन क्या है? एसिडिक नेचर का है ना। तो अगर लेमन जूस को हम लोग टर्मरिक के साथ मिक्स करेंगे तो टर्मरिक के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जैसे ही इसे किसी टर्मरिक को किसी सोप या डिटर्जेंट के साथ मिक्स करेंगे तो वो रेड कलर में बदल जाता है, ठीक है। तो पीछे हम लोगों ने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े थे वो सिर्फ नेचर बता रहा था। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है? Those indicators which not only detect nature of other chemicals but also determine their acidic or basic strength. ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर तो बताते ही हैं, केमिकल का नेचर तो बताते ही हैं, बट इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि अगर वो केमिकल एसिडिक नेचर का है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक एसिड है, और अगर वो बेसिक नेचर का है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी बता रहे हैं। इस तरह के इंडिकेटर्स को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जांपल है पीएच पेपर। पीएच पेपर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यहाँ पर पी जो है, पी का मतलब है स्ट्रेंथ। पी स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड एच फॉर हाइड्रोजन आयन, ओके। तो कैसे ये काम करता है ये देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक पीएच पेपर है, यहाँ ये एक पीएच पेपर है, ठीक है, स्मॉल पी होता है। सपोज यहाँ पर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस पीएच पेपर के साथ एक स्केल होता है, ठीक है, इस तरह का 0 से लेकर 14 तक। इसमें 14 सेगमेंट है, ठीक है, और हर सेगमेंट में एक अलग कलर है। ऑरेंज, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है ना, पर्पल है, इंडिगो है। तो हर शेड, हर एक सेगमेंट में एक अलग शेड है, ठीक है। तो पीएच काम कैसे करता है कि इसे हम लोग पीएच को हम लोग किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन पता नहीं क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या नेचर का, मुझे नहीं पता। तो अगर हम लोग इसमें डालेंगे तो उस पीएच पेपर का कलर चेंज होगा, और उस चेंज जो कलर आया है उसे हम लोगों को बस इस शेड के साथ मिलाना होता है, ठीक है। जिस शेड के साथ वो मिल जाता है वो उसी से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इससे हम लोग शेड के बारे में जान लेते हैं। 0 से लेकर 14 तक 14 सेगमेंट है ना। तो 0 से लेकर 14 तक सेगमेंट में 7 से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, 7 से ऊपर जाएंगे, यानी 7.1 2 3 4 5 इस तरह से 8, फिर 9 10, है ना, 8 9 10 11 12 13 14। तो 7 से हम लोग जितना ऊपर जाएंगे ये डिनोट करता है बेसिक नेचर को, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, यानी 14 क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 7 से हम लोग जितना नीचे की तरफ आएंगे ये एसिडिक नेचर यहाँ इंक्रीज होता है। लाइक 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0, यानी 7 है तो 6.9 तक, 6.9 है 6.8 7 6 5 6 आ गया। फिर मतलब जिस तरह से इससे नीचे चले जाएंगे हम लोग तो यहाँ हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। 6 है, 6 के बाद 5 है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, बट ये वीक है और ये 6 से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर 5 के बाद 4 है तो 5 वाला थोड़ा वीक हो गया, 4 वाला उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग। फिर ये 3 4 से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 2 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 1 2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ये 0 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।
यानी 0 पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और 14 पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है। 7 क्या है, ये जो सेगमेंट है यहाँ पर ये न्यूट्रल है। ठीक है। तो अगर कोई सॉल्यूशन को डिप करते हैं, ठीक है, तो 7 पर जो शेड है अगर यहाँ पर कोई आता है, ठीक है ना, तो वो ना तो एसिडिक नेचर का होगा और ना ही बेसिक नेचर का होगा, वो जो है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं। तो पीएच पेपर है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम लोग डिप करेंगे, जो कलर आएगा यहाँ पर जो भी शेड है उससे मैच करेंगे। ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पर आता है तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ा 7 से जितना नीचे जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना, एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होगा तो ये एक एसिड होगा। कैसा एसिड है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, 3 पर है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। अगर सपोज़ 13 पर आता, 13 के शेड से अगर सॉल्यूशन में डिप करते पेपर को और मैच करते, तो अगर सपोज़ 13 वाले शेड के साथ वो मैच होता तो वो बेस होता, कैसा बेस होता, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता। ठीक है। इस तरह से है। यहाँ पर कुछ एक का दिया हुआ है, लेमन जूस जो है वो उसका जो स्ट्रेंथ है 2.2 है। ठीक है। प्योर वाटर न्यूट्रल है, 7 पर है। ठीक है। ब्लड जो है वो 7.4 है। 7.4 है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड क्या एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो 7 के बाद वाला क्या था, बेसिक नेचर का था, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा था, है ना, तो 7.4 है, इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है। अगर 10th पर आता तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, और 14 पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है सॉल्यूशन। तो इस तरह से है। तो ये हमारा पीएच स्केल है, इसके हेल्प से हम लोग नेचर भी पता कर सकते हैं और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं कि वो कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़ की लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पीएच है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो पीएच की किस रेंज पर काम कर रही है, 7.0 से 7.8। हमारी बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में है। ठीक है। ब्लड की बात करें अगर, तो हमारे ब्लड का पीएच रेंज क्या है, 7.4 है। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है 7 क्या है, न्यूट्रल है, ना तो एसिड ना तो बेस, बट 7 से जितना बढ़ेंगे 7, 8, 9, 10 बढ़ेंगे तो वो क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगा, है ना। तो ये 7.4 है, डैट मीन्स हमारा जो ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, और 7 से जितना कम होंगे डैट मीन्स 6, 5, 4, 3, 2, 1 पीछे की तरफ आएंगे तो ये यहाँ पर एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ होती है ना। तो 7.4 है, बेसिक नेचर का है, इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो बेसिक नेचर का है। इसके अलावा हमारे माउथ में जो सलाइवा है इसका जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच में है ना। तो इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड फॉर्म होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो उसका भी पीएच लेवल है, और हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फ्लूइड हैं जिसका अलग अलग पीएच लेवल है। तो हमारा बॉडी जो है वो 7.0 से 7.8 के पीएच रेंज के बीच में काम कर रहा है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब हो गया कि जितने भी हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन है, जितने भी हैं, तो उन सब तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब उनके पीएच में नैरो चेंज होगा, है ना। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक पर्टिकुलर एक खास एक पीएच रेंज जो है अगर वो मेंटेन रहता है तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, ना ज़्यादा एसिडिक होना है ना ज़्यादा बेसिक होना है। ठीक है। ज़्यादा चेंज होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है। जब वाटर का पीएच, रेन वाटर, बारिश के पानी का जो पीएच है
अगर वो 5.6 से कम हो जाएगा, तो 5.6 तो ऑलरेडी एसिड की कैटेगरी में आ गया, यानी एसिडिक नेचर है। बट इससे ज़्यादा, इससे और कम हो जाता है अगर रेन वाटर का पीएच लेवल, तो हम लोग उसे एसिड रेन कहेंगे। ठीक है, ये हार्मफुल हो जाते हैं, प्लांट्स वगैरह के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि सबका एक पर्टिकुलर एक पीएच लेवल है, तो ज़्यादा एसिडिक होगा तभी वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या ज़्यादा बेसिक होगा तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टूथ डिकेज बिलो 5.5। ठीक है, हमारा जो दांत है, हमारे जो माउथ है, हमारे माउथ का जो पीएच है वो अगर उसका लेवल 5.5 से कम होगा, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो भी कुछ भी खाते हैं, ठीक है, अगर अच्छे से अपने माउथ को वॉश नहीं करेंगे खाने के बाद, अगर वो खाना का कुछ भी एक टुकड़ा रह जाता है मुंह में, तो होता क्या है कि उस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब उन जो बचे हुए जो भी बचा हुआ हमारे मुंह में जो भी कुछ खाना वाना रहता है, तो उस पर जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो उस दौरान वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो बचे हुए खाने को वो कंज्यूम जब करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। वो हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे माउथ का पीएच जो है वो घट जाता है। 5.5 से नीचे होगा, यानी हमारा जो माउथ है ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो जब वो एसिडिक हो जाएगा हमारे माउथ में, तो हमारा जो टूथ है उसके ऊपर एक लेयर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का एक लेयर होता है। वो एसिड उसके साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो लेयर जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और फिर हमारे दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होगा, बैक्टीरिया अटैक करेगा, तो उसके बाद हमारे जो माउथ पर जो लेयर है कैल्शियम फॉस्फेट का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके लिए है, अगर हमारे माउथ में एसिड ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बेस की हेल्प से, है ना। बेस जो है एसिड को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जितने भी टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उन सब में क्या होता है, बेस होता है ना। तो अगर हमारे माउथ में ज़्यादा एसिड बन रहा है तो हम कुछ बेस वाली चीज़ लें, तो वो क्या करेगा, उस एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और वो जो लेवल है हमारा पीएच लेवल जो है वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में क्या होता है, स्टमक से HCl प्रोड्यूस होता है। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेस HCl प्रोड्यूस हो जाता है ना, ये दो बातें होती हैं। हमारा अगर कोई पर्टिकुलर एक फिक्स्ड टाइम होता है खाने का, ठीक है ना, फूड लेने का, कि हमें इस टाइम पर फूड लेना है। अगर उस टाइम पर फूड ना लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस खा लेते हैं, इन दोनों ही कंडीशंस में जो HCl प्रोड्यूस होता है ना, एक्सेस HCl प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है ना। एसिडिटी हो जाती है, तो उसे कंट्रोल करने का क्या तरीका है, अगर एसिडिटी हो रही है यानी एसिड, हमारी बॉडी में एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है, तो हम लोग उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्वियस है बेस की हेल्प से, क्योंकि बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है ना। तो इसके लिए हम लोगों को बेस वाली चीज़ें लेनी होती है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो एक बेस है। ठीक है, माइल्ड बेस है, मतलब वीक बेस है, उसे हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर हम लोग लेते हैं, पीते हैं, तो उससे होगा क्या कि वो एसिड और बेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थ ग्रोथ। प्लांट्स जो हमारा सॉइल होता है, मिट्टी जो होती है, उसका भी अपना एक पर्टिकुलर पीएच लेवल होता है। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो फिर प्लांट को
नुकसान पहुंचता है, उसके ग्रोथ को नुकसान पहुंचता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स लाइक अच्छा हनी बी हो गया, या हाँ हम लोगों ने ये पीछे भी पढ़ा था कि एंट जो है, चींटी है या हनी बी है, इसके इसका जो डंक होता है इसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल वो लोग डिफेंस के तौर पर करते हैं, खुद को बचाने के लिए करते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सॉल्ट। सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तैयार होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन जब इन दोनों के बीच में होता है तो इसके रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट तैयार होता है, मिलता है हम लोगों को, और उसमें होता है क्या है, तो इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना रहे हैं, NaCl H2O बना रहे हैं। कॉमन सॉल्ट भी इसको कहते हैं हम लोग, NaCl, जिसे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिस सॉल्ट को, वही है NaCl है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये पोटाशियम सल्फेट बना रहा है और प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। पोटाशियम सल्फेट भी नमक है, सॉल्ट है। नाउ हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सॉल्ट कैसे तैयार हो रहा है, एसिड और बेस के रिएक्शन से, है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तब भी सॉल्ट बने, स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड वीक हो तब भी सॉल्ट बनेगा। तो इस कंडीशन में सॉल्ट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो तो उससे जो सॉल्ट बनेगा उसे हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। इसका मतलब इसमें इस सॉल्ट में ना तो एसिड की प्रॉपर्टी होगी ना बेस की प्रॉपर्टी होगी, ओके। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और बेस वीक रहेगा तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। वीक इस तरह से इसे देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड +3 है, वीक बेस -2 है ना। तो +3 से -2 गया तो कौन रह जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि प्लस वाला ही रह रहा है, +1 ही आ रहा है। डेट मीन्स इसमें एसिडिक जो है प्रॉपर्टी इसमें इस सॉल्ट में होगी। उसी तरह से अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है मतलब +2 है, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब -3 है, तो क्या -1 रहेगा, है ना। इसका मतलब इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अगर बेस है तो उसमें बेसिक सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो एसिडिक सॉल्ट होगा, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। HCl NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इससे कॉमन सॉल्ट और H2O बन रहा है। H2SO4 Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो इससे MgSO4 और H2O बन रहा है, ठीक है। ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। और H2CO3 है, QH है, कार्बनिक एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो इससे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बन रहा है जो कि वीक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है और वाटर तैयार हो रहा है, ठीक है। नाउ इस चैप्टर में हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों को 5 सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करना है। कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ सबका केमिकल फार्मूला और केमिकल नाम दिया हुआ है, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3 0.10 H2O, तो ये है सोडियम कार्बोनेट, और 10 H2O है तो ये 10 के लिए आ गया डेका हाइड्रेट, ठीक है। CaSO4 कैल्शियम फॉस्फेट, हाफ H2O है तो इस हाफ के लिए आता है हेमी मतलब हो गया हाफ तो हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट की। तो हम लोगों ने देख लिया है कि कॉमन सॉल्ट हम लोग बना कैसे सकते हैं, ठीक है। बट कॉमन सॉल्ट, ये जो NaCl है, साधारण नमक है जिसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल इसके
इसका इस्तेमाल हम लोग करके क्लोरीन गैस बना सकते हैं। NOH जो कि एक अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी बना सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग उसी को देखेंगे। कॉमन सॉल्ट जो है, साधारण नमक जो है, NaCl है, इसके हेल्प से हम लोग कैसे क्लोरीन गैस बनाएंगे, अल्कली बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कॉमन सॉल्ट के हेल्प से, ये जो प्रोसेस के हेल्प से जो हम लोग इन तीनों चीज़ों को फॉर्म करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियली क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस है क्या, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक बीकर लेना है। ठीक है, इस बीकर में हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन डालेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, तो सिर्फ NaCl, नमक को जब हम लोग H2O वाटर के साथ मिक्स करते हैं, है ना, नमक और पानी का जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग NaCl को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, पानी में जब हम लोग नमक डालेंगे, तो होता क्या है, ये जो नमक है वो स्प्लिट होता है Na+ और Cl- में। ठीक है, पानी लिया, पानी में हम लोगों ने जैसे नमक डाला तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। ठीक है, पानी को हम लोगों को इसमें डाल देना है, इस बीकर में डाल देना है। इसी सॉल्यूशन को हम लोग, इस पानी नमक के सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन हम लोगों ने इस बीकर में डाल दिया। अब हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है। ठीक है, ये दो रॉड है, एक है कैथोड, ये कैथोड रॉड है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये एनोड है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब भी, जैसे ही हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ठीक है, तो ये Na+ क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये सोडियम जो है यहाँ कैथोड पर आएगा, कैथोड की तरफ आएगा, और क्लोरीन जो है, जो कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ आएगा, डेट मीन्स ये एनोड की तरफ आएगा। इसे यहाँ इस तरह से हम लोग देख के समझ सकते हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम लोग, होता क्या है, Na+ क्या है, ये कैथोड की तरफ पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव की तरफ आता है। ठीक है, कैथोड की तरफ आता है, और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ आता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, ये Na+ क्यों हुआ, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया था, छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। तो ये जब कैथोड पर आता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ले लेता है। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज वो हट जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये सॉलिड फॉर्म में आएगा तो ये यहाँ कैथोड पर इस तरह से आकर इसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि अब ये जो सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसी में वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसी बीकर के अंदर। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ तो दो चीज़ें बनकर तैयार हो गई। कुछ नहीं किया हम लोगों ने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, मतलब हम लोगों ने वाटर और नमक का सॉल्यूशन लिया, उसे हम लोगों ने एक बीकर में डाला, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, जो स्प्लिट हुआ था Na+ और Cl-, Na+ पॉजिटिव था तो ये कैथोड पर गया, यानी नेगेटिव की तरफ गया, नेगेटिव रॉड पर गया, और क्लोरीन पॉजिटिव रॉड पर गया। नेगेटिव रॉड पर जाकर Na+ क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि लूज़ किया था, लूज़ करके ये पॉजिटिव हुआ था। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है ना। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, तो ये जैसे ही कैथोड पर आता है, यहाँ पर आके ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आके ये कैथोड पर ही जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये सॉलिड फॉर्म में आता है, फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, नाउ क्लोरीन एनोड पर आ रहा है। ठीक है,
एनोड पर आने के बाद इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया था, है ना, लेने की वजह से गेन किया था, जिस वजह से माइनस हुआ था, तो ये उसने जो एक इलेक्ट्रॉन लिया था वो उसको छोड़ देता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लिया था वो उसे छोड़ देता है, छोड़ने के बाद ये Cl2 गैस बनाता है। Cl2 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि क्लोरीन इस तरह से सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। नेचर में भी क्लोरीन जो है Cl2 फॉर्म में ही मिलता है। ये ऐसे बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ये इस तरह से नहीं रह सकता है, अकेला सिंगल Cl नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये Cl2 गैस बना रहा है। तो सिर्फ सिंपली नमक से NaCl, नमक और वाटर H2O, है ना, ये दोनों मिलकर क्या क्या बना रहे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूबल है, अल्कली है, ये एक अल्कली है क्योंकि वाटर सॉल्यूबल है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ये तीन चीज़ें ये बना रहा है। इसे हम लोग बैलेंस कर देंगे यहाँ पर 2 और 2 लगा के। तो इसी प्रोसेस का, इस पूरे प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे ही, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस यही है। नाउ अब हम लोग थोड़ा इसका यूजेस देख लेते हैं। एक सिंपल सा नमक जो है किस तरह से क्लोरीन, हम लोगों ने देख लिया कि एक सिंपली एक नमक और पानी से हम लोग क्लोरीन गैस बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अल्कली बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इन तीनों का यूज़ देखेंगे कि क्लोरीन, अल्कली और हाइड्रोजन गैस का यूज़ क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर, मार्गरीन का मतलब होता है कि ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो लिक्विड, इस ऑयल को लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बनाना है हम लोगों को। तो इसका ऑयल का सॉलिड फॉर्म क्या है, वनस्पति घी भी जिसे कहते हैं, डालडा जिसे कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, इस ऑयल का सॉलिड फॉर्म है। तो इसको इससे इस फॉर्म में बनाने में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे ही हम लोग मार्गरीन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइज़र में जिसका इस्तेमाल होता है, इसमें भी इसे भी बनाने में, अमोनिया भी बनाने में हम लोग हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड के तौर पर होता है, पेस्टिसाइड में होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, PVC में भी होता है ना। जर्म्स किलिंग में भी इस क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। NaOH की बात कर लें, डीग्रीसिंग मेटल है, यानी जिस चीज़ पर ग्रीस लगा हुआ है उससे ग्रीस निकालने में NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट में होता ही है, पेपर मेकिंग में, पेपर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों से हम लोग HCl बना सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। यानी NaCl से ये बना, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रहा है, NaOH बन रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस तैयार हुआ है, इन दोनों से हम लोग HCl बना सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। जिसका यूज़ यहाँ पर है क्लीनिंग स्टील को क्लीन करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, ठीक है, और कॉस्मेटिक में HCl का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सी चीज़ों में होता है। इसके बाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को रिएक्ट करवा कर हम लोग ब्लीच बना सकते हैं, ठीक है। ब्लीच क्या करता है, हाउस होल्ड सफाई वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी यूजेस हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग ये सारी चीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और इनका यूज़ जो है वो बताया मैंने यहाँ पर। तो एक सिंपली नमक और पानी के सॉल्यूशन से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है।